हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो दिया गया सिलेबस है, उसमें आपके जो लेखक दिए गए हैं, कवि दिए गए हैं, लगभग 20 आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है। उसी का आपके पास आज ये नेक्स्ट वीडियो यानी कि आपके पास फिफ्थ वीडियो आपके साथ है, फिफ्थ पार्ट डिस्कस करूंगा, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावाद कवियों के चार स्तंभ, छायावाद के चार स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जिनको कि छायावाद का विष्णु के नाम से जाना जाता है। छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत को आपके छायावाद का विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। साथ ही चौथे कवि जो है वो महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ये वीडियो आपका, चाहे आप ट्रिपल एस की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सिलेबस जो है या आपका सब्जेक्ट जो है उत्तराखंड लेक्चरर में आपका हिंदी सिलेबस है, तो वहाँ यहाँ से भी आपके पास रचनाएं, आपके पास क्वेश्चन, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलो बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो हिंदी साहित्य के कवियों में से एक है। मैंने आपको पहले बताया हिंदी साहित्य यानी कि छायावाद का जो चार स्तंभों में से एक जो है सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है, जिनका जन्म जो है वो 20 मई 1900 को कौशानी में हुआ था। देखिए, छायावाद के कवियों के नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया था वैयक्तिक सहायक एग्जाम में। ठीक है, मैच करने के लिए दे दिया था सबका, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 20 मई 1900 को कौसानी में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। 28 दिसंबर 1977 को इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, जो कि सुमित्रानंदन पंत जो थे वो गंगादत्त पंत जी की यानी कि 8वीं संतान थी। हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में से एक माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त या सैं गुसैं भी इनको बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसका बचपन का नाम, तो सैं गुसैं के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, गोसाई दत्त और सैं गुसैं के नाम से सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत का उपनाम जो अगर बात करें तो मुकुल है, लक्ष्मण है, नंदिनी। ठीक है, तो मुकुल और लक्ष्मण इनके जो है प्रमुख इनके नाम है। नंदिनी एक निहत्था या लक्ष्मण, मुकुल इनके उपनामों के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही इनके जो प्रमुख नाम है वो प्रकृति का चितेरे कवि बोला जाता है, सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि और छायावाद का विष्णु, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सुमित्रानंदन पंत का जो पद्म विभूषण यानी कि पद्म भूषण 1961 में उनको पद्म भूषण मिला था, और हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो इन्हीं को मिला था। यानी कि हिंदी साहित्य, अगर आपके पास पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, सुमित्रानंदन पंत को मिला है 1968 में। उनकी कविता है चिदम्बरा, इसके लिए इनको ये दिया हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया सुमित्रानंदन पंत, और किस रचना के लिए दिया गया है, वो दिया गया चिदम्बरा के लिए दिया गया है 1968 में। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनको दिया गया है 1960 में। तो इस क्वेश्चन बना हुआ था ये कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो उनकी किस विधा के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था कला व बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में और जानते हैं नेक्स्ट इसके रिलेटेड टॉपिक। उत्तराखंड से रिलेटेड भी आपके पास टॉपिक्स बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर 2015 में सुमित्रानंदन पंत के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इनकी विशाल अगर महाकाव्य की बात करें जो कि गांधी जी के जीवन पर आधारित है, और वो है लोकायतन, 1964 में ये प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है, और इसके लिए जब उनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार वहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसके लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था लोकायतन के लिए। गांधी जी के जीवन पर आधारित ये उनके द्वारा एक महाकाव्य है।
इनकी एक मासिक पत्रिका है 1938 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है रूपाभ। ठीक है, तो प्रकृति की जादूगरी में प्रयुक्त इनकी जो भाषा है वो इनकी प्रतिबिंबात्मक भाषा रही है और चित्र भाषा इनकी रही है। चित्र के माध्यम से और बिंब के माध्यम से इन्होंने प्रकृति की खूबसूरती को उकेरा है और प्रकृति की खूबसूरती को इन्होंने जो एक प्रतिबिंब जो है यानी कि बिंबात्मक भाषाओं के द्वारा इसको अपनी कविताओं के माध्यम से रखा है। ब्रजभाषा व खड़ी बोली विवाद में पंत जी ने अपनी जो पल्लव रचना है उसमें खड़ी बोली का समर्थन किया और पंत जी जो वो अरविंद जो दर्शन है उससे बहुत प्रभावित थे। हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह जो है प्रकाशित किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, खादी के फूल जो है वो किसकी रचना है, किसका कविता संग्रह है? तो ये दोनों ने लिखे, हरिवंश राय बच्चन जी ने और सुमित्रानंद पंत जी ने, दोनों ने मिलकर इस कविता या काव्य संग्रह की रचना की है। वे आंखें जो हैं पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है जो कि 10 भागों में बटी हुई है। संध्या के बाद कविता पंत जी की ग्राम्य संकलन से ली गई है। तो ग्राम्य संकलन का कविता संग्रह है ग्राम्य, ठीक है, ग्राम्य इनका कविता संकलन है जहाँ से इनकी एक कविता जो है वो संध्या के बाद बहुत ही चर्चित कविता ये है लिखी गई है। प्रसाद पढ़ाने योग्य है। अब इनके द्वारा बताया गया है, जो अज्ञेय जो है अज्ञेय ने कहा है कि प्रसाद अगर पढ़ाने योग्य है तो निराला पढ़े जाने योग्य हैं, तो पंत जी की काव्य भाषा वो सीखने योग्य है। ठीक है, प्रसाद पढ़ाने योग्य हैं, निराला पढ़े जाने योग्य हैं और पंत जी की काव्य भाषा या पंत जी है वो सीखने योग्य हैं। ये कथन है अज्ञेय जी ने, जो छायावाद कवियों के रूप में या छायावाद कवियों के लिए एक प्रमुख एक कह सकते कि उपलब्धि जी थी, जो इनके लिए कहा गया था। इनके जो अगर हम बात करें पंत जी का एक आत्मकथा, पंत जी की आत्मकथा है कि 60 वर्ष एक रेखांकन, जो आत्मकथा 1960 में ये प्रकाशित हुई थी, पंत जी ने लिखी की थी, अपनी बायोग्राफी ने लिखी थी। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में, 1900 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 60 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता लिखी थी, तो उसी का इन्होंने अपनी बायोग्राफी जो है उसी के नाम पे रखी है, 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा। भारत माता ग्रामवासिनी जो है ये कथन, भारत माता ग्रामवासिनी ये कथन आपका है पंत जी का। ठीक है, पंत जी का ही कथन है। पंत जी ने का साहित्य जो है वो 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। तो 3 पड़ाव कौन कौन से हैं? पहला तो उसका हो गया छायावादी। 3 पड़ाव कौन कौन से? पहला तो आपके पास हो गया छायावादी, पहला छायावादी हो गया, दूसरा प्रगतिवादी, पहला छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी आ जाता है और तीसरा आता है यहाँ पर अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी, ठीक है, छायावादी, प्रगतिवादी और अध्यात्मवादी, इनके 3 जो यहाँ पे विधाएं यहाँ पे इनकी मिलती हैं। तो 3 जो इनकी जो कविताएं जो हैं वो 3 रूप में यहाँ पे मिलती हैं, यानी कि हमें इसके जो साहित्य, जो पंत जी का साहित्य है वो 3 पड़ावों से मिलता है। नंबर 1 हमने पढ़ा यहाँ पे छायावादी, छायावादी पढ़ता है, दूसरा आपका होता है प्रगतिवादी और तीसरा आपका पास हो जाता है वहाँ पे अध्यात्मवादी। ठीक है, जहाँ पर छायावादी की अगर हम बात करें तो छायावादी में इनकी कुछ जो काव्य रचनाएं प्रमुख रही हैं, जैसे कि उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि हो गया, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा आदि जो है इनकी छायावाद युगीन काव्य रचनाएं हैं। वहीं अगर बात करें इनकी जो प्रगतिवादी काव्य रचना जो है वो युगवाणी हो गया, ग्राम्य हो गया, सत्याकाम हो गया, युगांत हो गया, तो ये सभी इनकी जो है वो प्रगतिवादी काव्य रचनाओं में आती हैं। वहीं अगर अध्यात्मवादी या अध्यात्मवादी के साथ नवचेतनावादी अगर बात करें, जहाँ पर अध्यात्म और नवचेतना जगाने के लिए जो कविताएं लिखी हुई हैं, चेतना जगाने के लिए जो कविताएं दी गई हैं, वो है स्वर्ण किरण हो गया, स्वर्णधूलि हो गया और युगांतर हो गया, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, वाणी, अतिमा, सौवर्ण पानवाला आदि जो है इनकी प्रमुख आध्यात्मवादी और नवचेतनावादी कविताएं रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए इसमें नवचेतनावादी में इनकी जो पंत जी की जो हार यानी कि जो पंत जी ने दार्शनिक आधार में नवचेतना, स्वर्णिकरण, उत्तरा, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया था। इसमें पंत जी ने हार और कुमाऊनी में बुरांस नामक, हार और कुमाऊनी में
बुरांस नामक उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो पंत जी ने जो हार और कुमाऊनी में बुरांस नामक जो है उपन्यास लिखा है, तो इनका बुरांस नामक एकमात्र जो उपन्यास इनका जो है बुरांस नामक, वो इन्होंने कुमाऊनी भाषा में लिखा है। इसके साथ ही 1928 में इनका कविता संग्रह जो प्रकाशित हुआ है वो है पल्लव प्रकाशित हुआ है। ठीक है, और 60 वर्ष एक रेखांकन जो है इनके, मैंने आपको पहले बताया, इनकी आत्मकथा है 1960 में जो इनके द्वारा बनाई गई थी, लिखी गई थी, जो कि उनकी उनकी अपनी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये था आपके पास सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप शेयर भी ज़रूर करें इस चीज़ को, वीडियो को। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।